नमस्कार, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इस टॉपिक पर आधारित आज हम 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सारे पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। ये 35 एमसीक्यू मत मानिएगा, इस 100 एमसीक्यू मानिएगा, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस भी करते हैं। तो इससे आपके 35 से अपने आप ही 100 एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। इस सीरीज का अभी मुख्य फोकस है 746 पदों पर होने वाली कनिष्ठ सहायक की परीक्षा, जो कि 31 अक्टूबर को है, लोअर पीसीएस का एग्जाम 12 दिसंबर को और रेंजर परीक्षा जो कि 28 नवंबर को प्रस्तावित है। हालांकि और सभी एग्जाम के लिए भी ये सीरीज फायदेमंद है। अभी हमारे सामने 3 मुख्य पेपर है। हालांकि 31 अक्टूबर वाला तो अब आ ही गया है कनिष्ठ सहायक का पेपर, लेकिन लोअर पीसीएस और रेंजर परीक्षा के लिए यह सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इसका भाग 3 लेकर आए हैं। इसके अलावा हमने उत्तराखंड की भी सीरीज शुरू कर दी है। उत्तराखंड की सीरीज हमने बिल्कुल शुरुआत से, स्टार्टिंग से शुरू किया और इस बार टॉपिक वाइज एमसीक्यू हम लेकर आए हैं, क्योंकि एमसीक्यू करते करते आप लोग टॉपिक भी सीख जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज हम दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश पर आधारित 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। काम पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर शेयर करें दोस्तों के बीच में, किसी को तो फायदा हो। अगर आपके काम की नहीं भी है वीडियो तो भी दोस्तों कई सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि तैयारी कर रहे होते हैं, आप उनको जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। अब अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, इसका मतलब आपको पता लग चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष ही तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था, यानी कि वो तुगलक वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खान, उबेग खान। तो क्या राइट आंसर होना चाहिए? इसका राइट आंसर है गाजी मलिक। गाजी मलिक दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण सेनापति था। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से इसको जाना जाता है। यही तुगलक वंश का प्रथम शासक था। इसने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कई महत्वपूर्ण अभियानों में रहा है और इसके अलावा मंगोलों के विरुद्ध बहुत युद्ध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण रोल इसने निभाया है। 29 अवसरों पर इसने युद्ध लड़ा था। ठीक है, और उनको, मंगोलों को भारत से बाहर खदेड़ा था इसने। ठीक है, तो इसलिए इसको मलिक उल गाजी, यहां पर मैं लिख रहा हूं मलिक उल गाजी, इसकी उपाधि दोस्तों इसको धारण की थी। ठीक है, इस नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था। लास्ट में इसने क्या किया था भाई, खुसरो साहब को समाप्त कर दिया था और खुसरो साहब को समाप्त करने के बाद 1320 ईस्वी में यहीं से तुगलक वंश की स्टार्टिंग मानी जाती है। 1320 ईस्वी में दोस्तों ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, और यहां से ये गाजी तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसके जो वंशज हैं यानी इसके उत्तराधिकारी हैं उनको तुगलक पुकारे जाने लगा और तुगलक वंश की स्थापना की गई। ठीक है, यहां से मतलब तुगलक वंश शुरू हो गया। ठीक है, ध्यान रहे जो तुगलक वंश है दोस्तों सबसे लंबा शासन करने वाला वंश है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, इससे पहले जैसे गुलाम वंश आए, खिलजी वंश आए, लोधी अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सैयद के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक वंश। तो इन 5 वंशों में से जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है वो तुगलक वंश है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये अंतिम तुर्क राजवंश था। ठीक है, इससे पहले गुलाम वंश और खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये दोस्तों ये सारे के सारे क्या थे, तुर्की राजवंश थे और ये अंतिम तुर्की राजवंश है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन है दिल्ली मतलब तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गाजी मलिक, जिसको कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो अभी मैंने आपको बताया सबसे अधिक समय तक देश में राज करने वाला था तुगलक वंश। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं गुलाम वंश का जो समय है वो कितना था दोस्तों, ये था 1206 से लेके 1290। ठीक है, 1206 से लेके 1290 कितना बैठता है दोस्तों, ये बैठता है 84 साल। ठीक है, इसके बाद आया था खिलजी वंश से था आपका 1290 से लेकर 1320। ठीक है, 1290 से लेकर 1320 अगर काउंट करेंगे तो 30 साल। ठीक है, अब तुगलक वंश की हम बात करेंगे तो 1320 से स्टार्टिंग हुई। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक बैठा दिल्ली की गद्दी में और ये चला आपका 1414 तक। ठीक है, तो अगर आप काउंट करेंगे 80 + 14 यानी कितना हो जाएगा 94, 94 साल। ठीक है, अब इसके बाद आता है लोधी वंश। इसके बीच में सैयद वंश भी है कुछ समय के लिए। तो जब लोधी वंश की बात करेंगे दोस्तों ये है 1450 से। ठीक है, 1414 से 1450 तक चलता है सैयद वंश। ठीक है,
1450 से लेके 1526। अब 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यहाँ से लोधी वंश खत्म हो गया था। ठीक है, तो 1450 से अगर आप 1550 प्लस 26 यानी कितना हो जाता है, ये हो जाता है 76 ईयर। ठीक, तो देखा जाए तो तुगलक वंश सबसे लंबा चला है 94 ईयर तक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्या में माहिर था, वो कौन सा शासक था? काफी अच्छा प्रश्न है। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? गयासी तुगलक का बेटा। ठीक है, जब इसके पिता की मृत्यु हो गई थी, गयासीद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जौना खां, ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, जौना खां था वैसे इसके नाम, और इसके बाद उपाधि इसकी थी जौना खां, और मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलक के नाम से ये 1325 में गद्दी में बैठा। ठीक है, मतलब कि 5 साल बाद, 1320 के बाद 1325 तक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद 5 साल बाद मोहम्मद बिन तुगलक बैठा गद्दी में। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही विद्वान शिक्षित शासक था। खगोल शास्त्र हो, गणित हो, आयुर्विज्ञान, अनेक विद्याओं में दोस्तों ये निपुण था। तुगलक वंश में आपको 3 इंपॉर्टेंट सुल्तानों के नाम याद रखने पड़ेंगे। पहला तो है गयासुद्दीन तुगलक, ऑफ कोर्स, जो उसका संस्थापक है। फिर उसके बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद उसका भतीजा, वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हालांकि शासक तो इनके उसमें बहुत हुए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये 3 है, और इनसे रिलेटेड ही प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और है जो कि मैं थोड़ा सा मिस कर गया था। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ये प्रश्न आ सकता है कि सल्तनत काल में नहर बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? ठीक है, तो नहरों का निर्माण इसने करवाया था। तो नहरों का निर्माण हालांकि फिरोज शाह तुगलक से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, लेकिन जो पहली बार नहर बनाने वाला प्रथम शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। तो ये प्रश्न भी आता है और आ सकता है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, आमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? आमीर कोही, इसका पूरा नाम है दीवान ए आमीर कोही। ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, ये जो विभाग है ये कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है और आता ही है, तो मैंने एक ही प्रश्न डाला है, बाकी आप समझ लेंगे। देखिए, ये कृषि से रिलेटेड एक विभाग है, यानी कि कृषि की उन्नति के लिए इस विभाग का गठित किया गया था। ठीक है, गठन किया गया था। ये था क्या कि इस विभाग का मुख्य कार्य ये था कि जो किसान थे उनको ये डायरेक्ट सहायता देता था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि कृषि कार्य के में लगाई जा सके या कृषि कार्य के अधीन लाई जा सके। ठीक है, तो आमीर कोही किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? देखिए, काफ़ी विवादास्पद कदम था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, आगे भी कई सारे कदम मिलेंगे इनके विवादास्पद। तो इनमें से एक था कि भाई जो दिल्ली की जो राजधानी है, इसने दिल्ली से स्थानांतरित करके दौलताबाद कर दी। ठीक है, उस समय पर देखा जाए तो वो था देवगिरी। ठीक, तो कहीं पर देवगिरी भी हो सकता है, तो ये भी आप याद करना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित करी थी। कब की थी? 1327 में। ठीक है, 1327 में दिल्ली से देवगिरी। ठीक है, बाद में फिर इस देवगिरी का नाम बदल के क्या रख दिया गया? दौलताबाद रख दिया गया। ठीक है, इसके कई सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि दक्षिण भारत में ये नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, बेहतर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, इसीलिए उसने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थापित कर दिया। अब हालांकि बहुत दूर हुआ, दिल्ली से जो दौलताबाद की दूरी है वो 1500 किलोमीटर है। ठीक है, तो एक तरह से वो द्वितीय राजधानी इसको बनाना चाहता था, ताकि उसका साउथ पर भी कंट्रोल बना रहे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। देखिए, ये भी इसका अनदर विवादास्पद स्टेप था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही दोस्तों किया गया था। ठीक है, अपने समय पर वैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी मुद्राएं चलाई थी, लेकिन सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है वो अपने आप में स्पेसिफिक है, मतलब विशिष्ट है। ठीक है, कहते हैं मतलब कई अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग कथन है कि भाई उस समय पे खजाने में धन की कमी थी और इसने अपनी साम्राज्य को भी बढ़ाना था। ठीक है, तो उसके लिए इसने क्या करी? सांकेतिक मुद्रा चलाई। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है कि उस समय पर जो 14वीं शताब्दी थी, 14वीं सदी की हम बात करें, तो वहाँ पर विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। ठीक है, और जब चांदी की कमी हो गई थी और भारत में भी चांदी की काफ़ी कमी थी, तो इसलिए उस समय पे मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे की एक सिक्का बनाया।
ठीक है, कांसे का, ठीक, मतलब कांसे का सिक्का बनाया और लेकिन उसका जो मूल्य है वो चांदी के सिक्के के बराबर रखा, ठीक है, मतलब चांदी के सिक्के को टंका बोला जाता था, तो यानी टंका के बराबर उसका मूल्य रखा, मतलब है सिक्का कांसे का लेकिन उसका मूल्य बिल्कुल चांदी के बराबर है, मतलब ये जस्ट लाइक ये है कि आपके पास जो सिक्का है वो आप उसको चांदी का मान लीजिए, तो सांकेतिक मुद्रा हो गई वो, ठीक है। तो लोगों ने इसका क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा उठाया, लोगों ने स्वयं ही जाली मुद्रा ढालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर इसलिए बाद में क्या किया, फिर इसने प्रतीक मुद्रा वापस लेने का फैसला किया, मतलब ये ये जो योजना उसने चलाई थी ये असफल रही थी बुरी तरीके से, ठीक है। मतलब कांसे के जो सिक्के थे आप उसको चांदी के सिक्के के बराबर तोल रहे हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक। तो इस तरह से जो इसकी सांकेतिक मुद्रा थी वहाँ पर जो इसका स्टेप था वो भी काफ़ी अपने आप में विवादित स्टेप था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था भारत में, ठीक है। ऐसा नहीं कि विश्व में नहीं किया गया था, विश्व में इससे पहले हो चुका था, लेकिन भारत में सबसे पहले किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कथन और कारण आपको बताना है, कथन सही है, कारण सही है, कथन कारण कारण जो कारण है वो कथन की व्याख्या करता है नहीं करता है, इस टाइप का प्रश्न आता है। हालांकि मैंने ऑप्शन हटाए हैं, बस आपको बताना है कि क्या इसमें से करेक्ट हो सकता है, ठीक है। पहले देखिए कथन, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो कि इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाएगा, है बिल्कुल सही है। इब्न बतूता, ध्यान रखना इब्न बतूता किसके टाइम पर आया था, मोरक्को का यात्री था, ठीक है, मूर देश से रिलेटेड है ये, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आया था। अभी इस पर आधारित प्रश्न भी हम पढ़ेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था वो इब्न बतूता के द्वारा उसको दिनार कहलाया गया था, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए कारण क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई देश तथा उत्तर अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में बढ़ाने के लिए, अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। उल्टा मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता था, अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, वो व्यापार के लिए नहीं था, ठीक है। वो अपनी सैन्य शक्ति में को बढ़ाने के लिए ये इसने स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी की थी, ना कि व्यापार के लिए, ठीक है। तो कारण वाला तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखा जाए तो कथन सही है लेकिन कारण इसका गलत है। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल वैसा ही कथन और कारण आपको बताना है कि क्या सही है। कथन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक योजना असफल सिद्ध हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो इसने प्रतीक मुद्रा योजना बनाई वो बिल्कुल असफल हुई, तो बिल्कुल कथन आपका सही है। कारण देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। कारण भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। देखिए कथन भी बिल्कुल सही है, प्रतीक मुद्रा योजना असफल हुई थी। अब इसका कारण क्या है कि इसका मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी की मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया तो इससे क्या हुआ, कई सारे जाली टकसाल बनाए गए। टकसाल समझते हैं ना कि जहां पर नोट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कई सारे जाली टकसाल यानी लोग घरों में ही अपने बनाने लग गए, ठीक है, लोग घरों में ही ये मुद्रा को ढालने लग गए। तो इससे क्या हुआ कि मुद्रा निर्गमन है उस पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रतीक योजना इसीलिए असफल हुई थी क्योंकि लोगों ने स्वयं ही जाली मुद्रा ढालना प्रारंभ कर दिया था, तो इसलिए भी इसलिए ये असफल रही, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था। अभी मैंने आपको बताया इब्न बतूता के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों ये आया था, ठीक है। मूर देश का यात्री यानी कि मोरक्को, ठीक है, मोरक्को मूल का था, ये अफ्रीकी यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। 1325 से 51 तक का जो काल है वो मोहम्मद बिन तुगलक का काल है, उसमें भारत में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है, दिल्ली का काजी बनाया था इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। काफी अच्छा प्रश्न है, उत्तराखंड पीसीएस में ये प्रश्न आ चुका है। अमीर खुसरो इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह, जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका राइट आंसर है इब्न बतूता। इब्न बतूता जब भारत आया था तो भारत में कब आया था, 1333 में आया था, ठीक है। 1333 में जब ये भारत आया था दोस्तों तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आया था और इसने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, मतलब वहां से पता लगता है कि भारत में डाक व्यवस्था का प्रचलन था, यानी कि विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत से पता लगता है। इसकी यात्रा वृत्तांत का नाम है किताब उल रहला, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है किताब उल रहला, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है और मोहम्मद बिन तुगलक के ये शासनकाल में आया था। इससे काफ़ी प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो ये भी कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में एक ऐसा प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार मुख्यतः होली में
भाग लेता था। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, बदायूनी द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इतिहासकार का नाम भी दे रखा है, इतिहासकार थे बदायूनी। ठीक है, बदायूनी ने ये कथन दिया था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से। किस राजा के बारे में कहा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, 1351 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अब ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर है फिरोज तुगलक। ठीक है, अब आप बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। 1351 में दोस्तों गद्दी में बैठा जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। 1351 से लेकर 1388 तक इसका शासनकाल है। ठीक है, और ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का बेटा था। ठीक है, जो उसके चाचा थे उनका ये पुत्र था। ठीक है, और 1309 में, मैं अभी एकदम क्लियर नहीं हूँ, 1309 में इसकी मतलब इसका जन्म हुआ था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का जन्म हुआ था। ठीक है, अब जो फिरोज शाह तुगलक ने, उसने बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सारे कार्य भी आपको पता चलेंगे एक के बाद एक क्वेश्चन में। तो उसमें से जो प्रमुख कार्य था उसका था बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना। इसने रोजगार दफ्तर, जिसको आज के समय में हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, रोजगार दफ्तर खोला था इसने। ठीक है, या रोजगार कार्यालय इसने खोला था। ठीक है, जहाँ पर क्या होता था कि प्रत्येक जो मनुष्य है उसकी गुण योग्यता की पूरी जांच पड़ताल की जाती थी और यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति दी जाती थी और उनकी बेरोजगारी को दूर किया जाता था, जैसे आज के समय पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसने रोजगार दफ्तर खोला था। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात इसने स्थापित किया था। तो ऑफ कोर्स इसका राइट आंसर क्या है? फिरोज तुगलक, क्योंकि हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये सारे प्रश्न उसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक क्या करता था? संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर और संपत्ति दान किया करता था, इसलिए उसने एक विभाग खोला था दीवाने खैरात। ठीक है, दीवाने खैरात में जैसे गरीब मुसलमान हैं, अनाथ स्त्रियां हैं, विधवाएं हैं, इनको आर्थिक सहायता दी जाती थी। इसके अलावा इसने जो निर्धन मुसलमान लड़कियां होती थी उनके विवाह की भी ये व्यवस्था करता था। ठीक है, इसके बाद बड़ा अच्छा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका राइट आंसर है फिरोज तुगलक, क्योंकि फिरोज तुगलक के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक को गुलाम रखने का बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है, उसके दासों की संख्या लगभग 1,80,000 बताई जाती है। ठीक है, और इसके लिए उसने एक पृथक से विभाग खोला था जिसका नाम है दीवाने बंदगान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कई सारे प्रश्न इससे बनते हैं लेकिन मैंने एक ही प्रश्न में इंक्लूड करने की कोशिश की है सारे फैक्ट्स को। ठीक है, दीवाने बंदगान इसने खोला था अपने गुलामों की पृथक से देखभाल के लिए। ठीक है, पूरे जो ये दास रखता था उनको शिक्षा दीक्षा भी दी जाती थी, प्रत्येक दास को वेतन भी दिया जाता था। ठीक है, कभी कभार जागीरें भी दी जाती थी। ठीक है, हालांकि ये फिरोज का जो शौक था ये राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ था, लेकिन दीवाने बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक ने खोला था, मतलब इसके लिए विभाग खोला था और उसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसने की थी? काफी अच्छा प्रश्न है। अगेन इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, सल्तनत काल में सबसे पहले जो फिरोज शाह तुगलक है उसी ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण किया था। ठीक है, जैसे कि फतेहाबाद है, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, ये कई इंपॉर्टेंट इसने नगर बसाए थे। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका मुख्य वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट था वो था, क्योंकि ये प्रश्न में पूछा जाता है, मलिक गाजी सहना। ये इसका बहुत ही प्रमुख आर्किटेक्ट था यानी कि वास्तुकार था। ठीक है, और इसने इसके लिए योजना स्टार्ट की थी, उसका नाम था दीवाने विजारत, सॉरी मैं विराजत बोल रहा हूँ, विजारत। ठीक है, दीवान ए विजारत। ठीक है, तो प्रत्येक जब भवन है उसमें कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा आएगा, तो दीवान ए विजारत के सामने रखा जाता था इस प्रस्ताव को, और उसके बाद जो दीवान ए विजारत है वो क्या करता था, धन
देता था, यानी कि धन स्वीकार किया जाता था। तो जो दीवाने विजारत है उसके सामने आप प्लान लेके जाएंगे, कितना खर्चा है किसी नगर को बसाने में, किसी बिल्डिंग को बनाने में, और दीवाने विजारत आपको क्या देता था, धन देता था, यानी कि धन स्वीकार करता था। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है और इसको भी आप याद करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिल्ली का सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है वो है फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले नहर का निर्माण अभी मैंने आपको बताया गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय पर भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण हुआ था। ठीक है, सबसे बड़े जाल का निर्माण हुआ था। इसके समय पर 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया हुआ था। ठीक है, और फिर इसके बाद इसने नहरों पर एक कर भी स्टार्ट किया था लेना, जिसको कि हक ए सर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करिएगा। इसको सिंचाई कर बोला जाता था। तो ऐसा प्रश्न भी आता है, सिंचाई कर लेने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? हक ए सर्ब, यानी कि सिंचाई कर लिया जाता था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, वो क्यों लिया जाता था? वो उन किसानों से लिया जाता था कि जो ये शाही नहर के पानी को यूज़ करते थे अपनी खेती बाड़ी के लिए। तो जो ये शाही नहरें बनाई गई थी सिंचाई के लिए, उनके पानी का जो भी प्रयोग करेगा किसान, उसको अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना होता था। ठीक है, कर के रूप में। और इस कर को क्या बोला जाता था? हक ए सर्ब नामक कर, सिंचाई कर इसको बोला जाता था। अगला प्रश्न देखिए, सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था भाई? वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उस कर का नाम आप जरूर याद रखना, हक ए शर्ब, या फिर सर्ब भी बोला जाता है कई जगह पे, शर्ब। ठीक, अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? ये काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये था फिरोज तुगलक। ठीक है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया जाता था। पहले क्या होता था कि ब्राह्मणों को छोड़कर सभी हिंदुओं पर जजिया कर लगाया जाता था। ठीक है, ब्राह्मणों को उस समय पर इस कर से मुक्त रखा गया था, लेकिन फिरोज ने क्या किया कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इससे हुआ क्या कि भूख हड़ताल पे बैठ गए कई सारे ब्राह्मण। ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि जो दिल्ली के अन्य हिंदू थे, उन्होंने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया कर देने का निर्णय लिया। मतलब उन्होंने कहा कि भाई इनके बदले का जजिया कर हम दे देंगे, ब्राह्मण नहीं देंगे। बाद में मतलब ये बात बैठी थी, लेकिन इस कदम को उठाया किसने था? सबसे पहले फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किसने किए? ऑफ कोर्स किसने किए? फिरोज तुगलक ने। इसने बागवानी में भी इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, तो दिल्ली में के निकट इसने 1200 के आसपास नए फलों के बाग लगवाए थे। ठीक है, और अलाउद्दीन के समय पर जो 30 पुराने बाग थे उनको भी पुनर्निर्माण करवाया था उनका, यानी कि उद्धार करवाया था। ठीक है, या जीर्णोद्धार कह सकते हैं उसको। ठीक, तो इसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए बहुत उपाय किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेक दिल्ली कौन लाया था? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक की विशेषता यही थी कि वो जो अपने पूर्व के राजा थे, जो अच्छे पुरुष थे, कुलीन पुरुष थे, उनकी भवनों को वो मरम्मत करवाता था और उन्हें पुनः निर्मित या उनका जीर्णोद्धार करने में बहुत ध्यान दिया करता था। ठीक है, तो उसमें उसने क्या किया था कि जो टोपरा और मेरठ, यहाँ से टोपरा तथा मेरठ से ये 2 अशोक स्तंभ लेकर आया था। ठीक है, और उनको इसने क्या किया था? पुनः स्थापित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा सकता है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जो अशोक स्तंभ को दिल्ली में लाया था? तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? काफी अच्छा प्रश्न है। दोनों एक दूसरे के विचारों की बेहतर समझ हो सके। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश या फिर सिकंदर लोदी? तो इसका राइट आंसर है फिरोज तुगलक। ठीक है भाई, दिल्ली का जो सुल्तान था उसने इस उद्देश्य से अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे के विचारों को साझा कर सके, एक दूसरे के विचारों के प्रति उनमें बेहतर समझ पैदा हो सके। इसलिए उसने क्या किया था? कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में भी अनुवाद करवाया था। तो अनुवाद विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी।
अगला प्रश्न देखिए, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। राज्य के खर्च पे जो हज में जाते थे लोग, उनके लिए राज्य का खर्चा, राज्य की ओर से खर्चा किया जाता था। तो ऐसा व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? वो भी कौन था? फिरोज तुगलक था। ठीक है, पहला भारतीय शासक नाम फिरोज तुगलक था। ठीक है, इसके अलावा इसने दारुल उल सफ़ा, देखिए दारुल सफ़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, दारुल सफ़ा, ठीक है, या फिर इसको दार उल सफ़ा भी बोला जाता है। तो दारुल सफ़ा नामक एक इसने अस्पताल का भी निर्माण किया था। इसको खैराती अस्पताल बोला जाता है, यानी कि यहाँ मुफ्त में इलाज होता था। ठीक है, तो ये खैराती अस्पताल था दारुल उल सफ़ा, इसका भी इसने निर्माण किया था और यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट हकीम रखे गए थे। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नसीरुद्दीन महमूद या फिर नुसरत शाह? तो इसका अंतिम शासक था दोस्तों नसीरुद्दीन शाह। जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तो उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है वो बिखर गई थी। उत्तर भारत जो था वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। ठीक है, तो अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। ये 1394 में बैठा, 1394 से 1412 तक ये चला। ठीक है, तुगलक वंश का इसको अंतिम शासक माना जाता है। इसके समय पर क्या हुआ था कि जो जौनपुर है वो स्वतंत्र राज्य बन गया था। इसके अलावा जो पंजाब का सूबेदार था खिज्र खां, उसने स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया था। इसके अलावा फिरोज का एक और पुत्र था नुसरत शाह ने क्या किया? नसीरुद्दीन को चुनौती दी थी। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो तुगलक वंश है वो दो भागों में विभाजित हो गया, अलग अलग शासक राज करने लग गए। जैसे कि नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली में शासन कर रहा था, जबकि जो नुसरत शाह है वो फिरोजाबाद में शासन कर रहा था। ठीक है, और इसी समय पर नसीरुद्दीन महमूद के समय पर ही तैमूर लंग, बहुत इंपॉर्टेंट, 1398 में इसने आक्रमण किया था। और जब इसने आक्रमण किया था तो उसके बाद ये खत्म ही मानो, मतलब उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली में जब तैमूर का आक्रमण हुआ तो उस समय पर सल्तनत काल की जो नींव है वो कमजोर हो गई थी और भारत में इसने बहुत लूटपाट किया था और उसी के उद्देश्य से इसने आक्रमण भी किया था। ठीक है, दिल्ली में इसने बहुत तबाही मचाई थी। तैमूर लंग ने बहुत सारे लोगों की हत्या की थी। ठीक है, बहुत सारा धन, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब ये विदेश ले गया। ठीक, तो इस तरह से जो नसीरुद्दीन महमूद है उसको ही अंतिम शासक माना जाता है। और खिज्र खां की मैंने बात करी आपको, जो खिज्र खां है वही अगले वंश की नींव रखता है। 1414 में खिज्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न देखिए, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? मैंने अभी आपको बताया 1398 ईस्वी में। उस समय पर नसीरुद्दीन महमूद था। नसीरुद्दीन महमूद कौन था दोस्तों? ये अंतिम शासक था तुगलक वंश का। इसका मतलब यह है कि तैमूर लंग ने तुगलक वंश के समय पर, नसीरुद्दीन महमूद के समय पर भारत में आक्रमण किया और जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ उसके बाद सैयद वंश की नींव पड़ी, यानी कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। तो ऐसा प्रश्न भी आता है। अगला प्रश्न देखिए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई या किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो मैंने आपको बताया दोस्तों वो कौन है? सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 1414 से लेके 1421 तक, जो 1421 नहीं, 1414 से लेके 1451 तक, ठीक है, 1451 तक ये वंश चला था। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सैयद वंश बोला जाता है। इसका संस्थापक था खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां। तो मैंने इसको पहले आपको बताया, जो खिज्र खां जब सैयद वंश से पहले जो तुगलक वंश था वो अंतिम तुर्की शासक थे। ठीक है, मतलब तुर्की राजवंश से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये आपके तुर्की नहीं थे। ठीक है, ये आपके क्या था? सिया वंश था, सिया वंश। ठीक है, ये सिया वंश था, यानी कि सल्तनत काल में राज शासन करने वाला एकमात्र सिया वंश था। ठीक है, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, खिलजी खान ने। ठीक है, और फिर 1421 में इसकी मृत्यु हो गई थी, 1414 से 1421। इसके बाद बैठा था मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह के बाद बैठा मोहम्मद शाह। ठीक है, और उसके बाद बैठा था आलम शाह। तो ये चार ही हैं इंपॉर्टेंट, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। 1414 से लेके 1451 तक का इनका शासनकाल है, बस इतना आप याद कर लो, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें चार शासक हुए थे, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। ठीक है, तो बस इसके अलावा आपको ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न को उनके कालक्रम के अनुसार आपने क्रमबद्ध करना है।
ठीक है, रुकनुद्दीन, मुबारक शाह, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है इसको बताना। रुकनुद्दीन कौन था भाई? रुकनुद्दीन की अगर आपको याद होगी, मैंने बताया था कि इल्तुतमिश जब मर गया था तो इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बैठा दिया था गद्दी पे। तो कब मरा था? 1236 में। तो 1236 के आसपास ये बैठा, ठीक है। तो ये किस में आएगा? गुलाम वंश में आएगा ऑफकोर्स, ठीक है। इल्तुतमिश तो क्या करता था, अपनी पुत्री रजिया बेगम को बनाना चाहता था उत्तराधिकारी, लेकिन वहां पर जो तुर्की सरदार थे वो इससे नाखुश थे, तो उन्होंने रुकनुद्दीन को बैठा दिया। रुकनुद्दीन 1 साल टिका, उसके बाद उसको हटा दिया था गद्दी से, ठीक है। उसके बाद देखिए रुकनुद्दीन के बाद कौन आएगा? देखिए जो मुबारक शाह की अगर हम बात करें, मुबारक खान या मुबारक शाह भी इसको बोला जाता है। तो जो मुबारक शाह था, इसका जो काल है वो है दोस्तों 1316 के आसपास, ठीक है, 1316 के आसपास, ठीक है, 1316, ठीक। तो ये क्या था? मुबारक शाह मुबारक खिलजी के नाम से ये दिल्ली की सल्तनत बैठा। वैसे तो मुबारक शाह नहीं होना चाहिए, इसका मुबारक खान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं क्यों गलत दे रखा है। तो मुबारक खान, वैसे मुबारक खान था, ये मुबारक खिलजी के नाम से 1316 में बैठा था, ठीक है। ये किसके बाद बैठा था? अलाउद्दीन खिलजी के बाद बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आया था? मुबारक खिलजी आया था। कभी कभार ये नग्न अवस्था में भी दरबार में आ जाता था, तो मुबारक खिलजी था इसका नाम, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला ऑफकोर्स कौन आएगा? तुगलक वंश का आएगा, क्योंकि तुगलक वंश पढ़ने फिरोज शाह तुगलक भी मैंने आपको बताया कब है इसका? 1351 से, ठीक है, 1351 के आसपास से बैठा। और ये आलम शाह मैंने अभी आपको बताया ये सैयद वंश का है। सैयद वंश में ऑफकोर्स कौन से नंबर का है? ये सैयद वंश में मैंने आपको बताया था आलम शाह का कौन सा नंबर है दोस्तों? 4था नंबर है, ठीक है। तो ये भी लास्ट में, तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये गुलाम वंश है, ये आपका खिलजी वंश है, ये तुगलक वंश है और ये सैयद वंश है। तो आप कॉस क्या हो गया? 1 2 3 4 हो गया। आप इस तरह से भी इसको बच जान सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता है रुकनुद्दीन गुलाम वंश का है, ये मुबारक खिलजी आपका खिलजी वंश का है, तुगलक वंश और फिर सैयद वंश। तो 1 2 3 4 आप अपने आप इसको कालक्रम में बैठा सकते हैं। अगर आपको कालक्रम बिल्कुल एग्जैक्ट भी याद नहीं है तो भी आप इसको किस वंश से रिलेटेड है उससे भी आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? कौन थे अफगान मूल के दोस्तों? वो थे लोदी, ठीक है। लोदी वंश, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1450 या 1451 में, आप मान सकते हैं 1450, 1400, कई जगह पे 1451 भी दिया हुआ है। तो इस वंश का शासनकाल है 1450 से लेके 1451 से लेके 1526। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और यहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो जो बहलोल लोदी है, कौन था? बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बहलोल लोदी। ये दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक था 1451 में, ठीक है। 1451 में इसने स्थापना करी थी, ठीक है। और ये प्रथम अफगान राज्य की इसने स्थापना की थी। तो ये कहाँ से थे? अफगान मूल के थे ना, तो अब अफगानी थे, ठीक। तो अफगान राज्य की स्थापना पहली बार किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले कौन आया था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद बैठा था सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी। आपको लोदी वंश में 3 शासक याद करने हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और फिर आएगा इब्राहिम लोदी, ठीक है। अभी सिकंदर लोदी के बारे में बात नहीं हुई है, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था लोदी वंश का, ठीक है। इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन चलो फिलहाल अभी इब्राहिम लोदी आ गया, कोई बात नहीं। तो इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में खतौली का युद्ध हुआ था दोस्तों। ये हुआ था 1518 में, ठीक है। और इसमें ऑफकोर्स जो महाराणा सांगा है उनकी विजय हुई थी, ठीक है। इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था, ठीक है। इब्राहिम लोदी दोस्तों एक पहला ऐसा सुल्तान था जो कि युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था, यानी कि युद्ध भूमि में मारा गया था, ठीक है। कहाँ मारा गया था? पानीपत के युद्ध में, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में। आज तक कोई भी दिल्ली सल्तनत का कोई भी सुल्तान ऐसा नहीं था जो कि मारा गया हो रणभूमि में, ठीक। तो इब्राहिम लोदी ही एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो कि रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था। ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर है सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी की बात करेंगे। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक है, ठीक है। और इसने बहुत ही कुशल सैन्य व्यवस्था रखी थी, गुप्तचर प्रणाली भी इसकी बहुत अच्छी थी, ठीक है। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करी थी, ठीक है। इसका शासनकाल देखें तो 1489 से 1517 के आसपास है, ठीक है। 1489 से 1517 के आसपास है, ठीक है। तो ये मतलब
1504 में इसने दोस्तों आगरा शहर की स्थापना करी थी, ठीक है। और 1506 में इसने आगरा को ही अपनी राजधानी बना दिया था, ठीक है। गुलरुखी इंपॉर्टेंट है। गुलरुखी उपनाम से दोस्तों ये फारसी कविताएं लिखता था। गुलरुखी के उपनाम से ये फारसी कविताएं लिखता था। और इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया था, कुतुब मीनार के भी निर्माण में इसने सहयोग दिया था सिकंदर लोदी ने। क्या हुआ था कि ऊपर की जो मंजिल है वो खराब हो गई थी सिकंदर लोदी के टाइम पर, तो उस मंजिल को तोड़वा कर इसने 2 मंजिलें और बनाई थी, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो कुतुब मीनार है उसके निर्माण में 3 व्यक्तियों का हाथ है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी भी कुतुब मीनार के निर्माण में यानी कि मरम्मत इसने एक तरह से करवाई थी, ठीक है। शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। खत्म करवाया था इल्तुतमिश ने, और मरम्मत किसने करवाई थी? वो था सिकंदर लोदी, ठीक। तो सिकंदर लोदी के बारे में ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? तो अभी ये वही प्रश्न आ गया, आगरा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा में स्थापना की। आगरा की नगर की इसने स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो मैंने जैसे आपको बताया दोस्तों, गुलरुखी नाम से उपनाम से अपनी कविताओं की रचना कौन करता था दोस्तों? वो था सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर भी है सिकंदर लोदी। देखिए, सिकंदर लोदी उन सुल्तानों में से था कि जिसने अन्न के ऊपर से कर समाप्त कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों इसने भूमि की नाप के लिए एक पैमाना जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, उसका नाम है गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी, ठीक है। ये एक पैमाना इसने निकाला था जो कि 30 इंच का था। 30 इंच का होता था, मतलब 30 इंच बराबर गजे सिकंदरी, ठीक। तो भूमि की नाप के लिए दोस्तों इसने एक समान गज का प्रचलन किया था जो कि गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और इस गज का प्रयोग बाद में शेरशाह अकबर ने भी अपने शासनकाल में यूज किया था इस गज को, ठीक है। तो गज ए सिकंदरी किसके बराबर होता है? 30 इंच के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वंशों में से ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? अब तो आपके लिए बहुत इजी है। सबसे पहले कौन आए? गुलाम आए। फिर उसके बाद कौन आए दोस्तों? खिलजी आए। उसके बाद आए सैयद, और फिर उसके बाद आए लोदी, ठीक है। तो भाई क्या बनेगा दोस्तों? ये बनेगा गुलाम वंश, फिर इसके बाद बनेगा खिलजी वंश, फिर बनेगा सैयद वंश, और फिर बनेगा लोदी वंश। तो DACB, ठीक। ऐसे करके आप इसको बहुत ईजिली, अब तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप बहुत ईजिली इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा में आ चुका है ये प्रश्न, और हम लोअर सबऑर्डिनेट की ही तैयारी करवा रहे हैं, लोअर पीसीएस की तैयारी करवा रहे हैं। और तो किसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए? बलबन गुलाम वंश था, इल्तुतमिश गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश। ऑफ कोर्स इब्राहिम लोदी इज नॉट बिलोंग्स टू गुलाम वंश, ये लोदी वंश से बिलोंग करता था, ठीक है। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी इसका राइट आंसर है, ये लोदी वंश से रिलेटेड था, ठीक है। इब्राहिम लोदी का शासनकाल भी मैं आपको बता देता हूँ, 1517 से लेके 1526 में, ठीक है। खतौली का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। महाराणा सांगा के विरुद्ध जो खतौली का युद्ध हुआ था वो ये हार गया था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आते हैं दिल्ली सल्तनत से। अब दिल्ली सल्तनत तो हो गई ख़त्म, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में क्या साहित्य थे, ठीक है, उनका प्रशासन कैसा था, उस पर रिलेटेड भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि इससे प्रश्न भी आ सकते हैं काफ़ी, ठीक है। क्या किस शासक ने कौन से विभाग की स्थापना की थी? तो प्रशासन है, साहित्य है, उससे रिलेटेड एक वीडियो हम अगली लेकर आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। काम पसंद आता है तो उसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसके अलावा उत्तराखंड की भी जल्दी मैं अगली वीडियो भी लेकर आऊँगा। उत्तराखंड का तो मैंने आपको कह रखा कि मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा
हफ्ते की, ठीक है। लेकिन आगे जैसे जैसे एग्जाम की डेट नज़दीक आएगी फिर आपको डेली उत्तराखंड की वीडियोस प्रोवाइड करवाने लगेंगे। तो पहले मेरा कोशिश है कि भारतीय इतिहास को जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए। मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास जल्दी से हम जब खत्म कर देंगे तो फिर हमारा पूरा फोकस उत्तराखंड नॉलेज पर ही रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।